हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग दूसरे चैप्टर को लेकर के हाजिर हैं और हम लोग पढ़ेंगे मतलब दूसरा चैप्टर का मतलब है कि अनदर चैप्टर चैप्टर नंबर है थर्ड। ठीक है। तो चैप्टर नंबर थर्ड का इंट्रोडक्शन पहले ही हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, बट इसमें से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में नहीं आई हैं। ठीक है, तो हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे उन सारी मतलब कि पूरी डिटेल्स में तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग डिटेल्स में पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग छोटे मतलब कि किसी टॉपिक कोई टॉपिक्स को लेकर के हम लोग उस पर बातें करते रहेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर के नाम से ही आते हैं कि चैप्टर का नाम है रूलिंग द कंट्री साइड। मतलब कि अब पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा, पिछले चैप्टर का कंक्लूजन हम लोगों ने देखा कि कंक्लूजन था कि मतलब कैसे अंग्रेज जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है। और साथ साथ उन लोगों ने अपने व्यापार को कैसे बढ़ाया है ना। तो इस क्रम में हम लोग आगे देखते हैं कि इस चैप्टर का में क्या क्या पढ़ना है। तो ये है, चैप्टर का नाम है रूलिंग द कंट्री साइड। मतलब कि ये मतलब अब जो कंपनी थी वो राज्यों में अभी तक सिर्फ और सिर्फ राज्यों में ही वो कर रहे थे। राज्यों में जो भी बदलाव करना था या फिर जिस तरह से अपने व्यापार को बढ़ाना था वो बढ़ा रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे ये अपने व्यापार का सेटलमेंट गाँव की तरफ भी करना चाहते थे। गाँव में भी ये अपने मतलब वर्चस्व को बढ़ाना चाहते थे, वो वहाँ पे भी अपने हिसाब से टैक्सेस लगाना चाहते थे। ठीक है। तो गांव में भी यहाँ पे मतलब अपना जिस अलग अलग तरीके से रेवेन्यू को कलेक्ट करना चाहते थे, रेवेन्यू को कलेक्ट करने के साथ साथ मतलब और भी किस किस चीज़ का उपज कराया जा सकता है गांव में, कहाँ कहाँ पे कितनी ज़्यादा फसलें होती हैं, इन सारी चीज़ों को नोटिस करके वो अब गांव के इलाकों में भी अब किसान पे भी मतलब आगे बढ़ने लगे। तो इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे कि कैसे रिवेन्यू कलेक्ट होता था, फार्मर कैसे पे करते थे, मतलब कि जो भी मतलब टैक्सेज होते थे या फिर रेवेन्यूज होते थे वो फार्मर्स कैसे पे करते थे। एग्रीकल्चर कंडीशंस क्या था, मतलब कि एग्रीकल्चर मतलब वहाँ पे किस जगह पे अच्छा होती थी या फिर मतलब एक उससे संबंधित और भी चीज़ें एग्रीकल्चर कैसे होती थी, मतलब कि खेती क्या प्रमुख स्रोत क्या था, कैसे उन पे किस किस तरह से किस खेत के लिए किस किस तरह से टैक्स देना पड़ता था। ठीक है। तो इसी क्रम में हमारा इस चैप्टर का पहला टॉपिक है जो है द कंपनी बिकम्स द दीवान। अब हम लोग देखेंगे कि कंपनी को दीवान घोषित कर दिया गया था, मतलब एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बना दिया गया था, एक तरफ से मतलब एक मालिकाना अधिकार दे दिया गया था, है कि नहीं। कि मतलब राजस्व के लिए जैसे हम लोगों ने पढ़ा राजस्व, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था शायद कोर्ट कोर्ट के बारे में, उसमें था दीवानी कोर्ट। ठीक है। तो इसी तरह से कंपनी को एक एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया, मतलब कि अब कंपनी अपने हिसाब से रूल बनाएगी, उस रूल को फॉलो अप करवाएगी। ठीक है। और उसके लिए कुछ व्यक्तियों को भी नियुक्त करेगी जो व्यक्ति उसी जगह के लोकल व्यक्ति होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर गोपालगंज में वो लोग रूल करना चाहते हैं, ठीक है, तो गोपालगंज के ही कुछ व्यक्तियों को वो लोग नियुक्त करेंगे और नियुक्त करने के साथ साथ मतलब कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में उसको रखेंगे, मतलब दीवानी ऑफिस में उसको रखेंगे। रखने के बाद उनसे गांव की हालात को जानेंगे, गांव के रूल्स को जानेंगे और उसके उसी के थ्रू वो लोग अपना मतलब व्यापार को एक्सटेंड करेंगे और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है। तो उस समय जो थे दीवानी दीवानी उस समय जो शासन काल था, शाह आलम का शासन काल था, और उस समय के गवर्नर जनरल जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। तो शाह आलम ने कुछ गांवों का मतलब कि कुछ जगहों का दीवानी रॉबर्ट क्लाइव को सौंपा, मतलब रॉबर्ट क्लाइव को दिया। अब दीवानी मतलब रॉबर्ट क्लाइव को देने का, शाह आलम ने दीवानी रॉबर्ट क्लाइव को क्यों दिया, तो ये था कि मतलब कि शाह आलम को ये बताया गया कि आपके शासनकाल में अगर अगर हम लोग अपने तरह से मतलब अपने तरह से टैक्सेज लगाएंगे आपके गांव पे तो आपको बर्डन कम होगा, आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, है ना। तो इसी क्रम में क्या किया गया कि रॉबर्ट क्लाइव ने ये ऑफर रखा शाह आलम के थ्रू। तो शाह आलम ने क्या किया कि कुछ गांव को, जैसे कि आपके बुक में बगल में लेफ्ट साइड में कुछ गांव के नाम लिखे होंगे, ठीक है, उस गांव को मतलब शाह आलम ने उनको भेंट के तौर पे दिया। ठीक है। जैसे कि आप लोग इस चैप्टर के फिगर में भी देख रहे होंगे कि शाह आलम क्या कर रहे हैं कि रॉबर्ट क्लाइव को दीवानी का जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो भेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे क्या पता चलता है कि इससे एक और चीज पता चलता है कि शाह आलम की कुछ आदतों के बारे में पता चलता है। शाह आलम क्या मतलब कि कैसे थे उस समय, तो शाह आलम का आदतों में कुछ प्रमुख था कि वो संगीत प्रिय थे, कला प्रिय थे। ठीक है। इसलिए क्या करते थे कि
जो भी उनके जीवन में घटनाएं घटती थी, जो भी प्रमुख रूप से उनके जीवन में घटनाएं घटती थी, वो सारी चीज़ों को वो घटनाबद्ध क्रम से मतलब कि वो क्या करते थे उसको उसमें क्या करते थे कि फोटो खिंचवा करके उसको रख लेते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो दीवान सौंपे थे शाह आलम ने, उसका भी फोटो उन्होंने करा करके रख लिया था। अब इसी क्रम में हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक पे हम लोग जाएंगे। अगला टॉपिक देखेंगे क्या है, तो अगला टॉपिक ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारे लिए न्यू टॉपिक है, क्योंकि ये जो हम लोग अभी ने बात किया अभी तक ना, ये इस टॉपिक्स को हम लोग पिछले क्लासेज में भी कवर कर चुके हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। तो अगला टॉपिक है रिवेन्यू फॉर द कंपनी। रिवेन्यू फॉर द कंपनी का क्या मतलब है कि कंपनी अब अपना रिवेन्यू किसानों से या फिर जहाँ जहाँ जिस जिस व्यापारियों से लेती थी, वो किस रूप से लगाई। किस रूप से लगाई का मतलब क्या हो गया कि किसी को कम फसल होता है तो उसके द्वारा कम लगाया गया, किसी के पास ज़्यादा खेती है तो उसके पास ज़्यादा रिवेन्यू लगाया गया। ठीक है, अब ये रिवेन्यू लगाने की बात हो गई। अब रिवेन्यू कलेक्ट कौन करेगा, तो रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए भी लोगों को रखा गया। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि कुछ व्यक्तियों को, ठीक है, रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए रखा जाता था, और सिर्फ वो व्यक्ति क्या करते थे कि रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, और रिवेन्यू कलेक्ट करने के साथ साथ हम वो क्या करते थे कि वो उससे अपना खर्चा भी चलाते थे, और उससे अपना खर्च मतलब रिवेन्यू से टोटल खर्च का मतलब क्या था कि रिवेन्यू उस समय इसलिए कलेक्ट किया जाता था कि सैनिक शक्ति बढ़ाई जाए। ठीक है, सैनिक शक्ति बढ़ाई जाए। ठीक है, और सैनिकों को उसी से मतलब कि उससे मतलब सैनिकों को उसी से उसका खर्च दिया जाए। ठीक है, तो इसलिए रिवेन्यू मतलब एक ये भी कारण था जिसके द्वारा रिवेन्यू कलेक्ट होते थे। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि दीवान बनने के बाद भी कंपनी को क्या क्या और भी ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ी, और किस किस चीज़ से अपने आप मतलब किस किस तरीके से अपने आप को ग्रो करना पड़ा कंपनी को। ठीक है, और उसके लिए किन किन चीज़ों का सहायता लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमने जैसे पिछले टॉपिक में ही बात किया कि गांव के कुछ लोगों को वो लोग मिला लेते थे, जिससे कि उनको लॉ के बारे में पता चल जाता था, और जो गांव के जितने भी नियम कानून थे उसके बारे में पता चल जाता था। ठीक है, तो अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए क्या अब वो लोग सोचने लगे, क्या कंपनी के लोग सोचने लगे कि जब हमारा कंपनी ने दीवान बना लिया, एक मतलब एडमिनिस्ट्रेटर बना लिया, मतलब हम लोग खुद एक मालिक हो गए, और हम ना अपने तरीके से मतलब राज्य कर रहे हैं यहाँ पे, तो उन लोगों के मन में ये बात आ गया कि क्यों ना हम अब ये ऐसा करें कि जितना भी टैक्स होता है, जितना भी हम लोग का एक्सपेंशन है, जितना भी हम लोग का खर्चा है, जिससे कि हम लोग का मतलब हम उनके खाने का खर्चा हो गया, उनके रहने का खर्चा, उनका लाइफ स्टाइल का खर्चा, उनके सैनिकों का खर्चा, ठीक है, उनके जितने भी बॉडीगार्ड्स हैं उनका खर्चा, मतलब कि कुल मिलाकर के जो भी डेली लाइफ में उनके खर्चे हैं वो यहीं से क्यों ना वसूल कर लें, वो अपने देश से यानी कि ब्रिटेन से इन सारे खर्चों को ना मंगाएं। ठीक है, कंपनी को अब दूसरे मतलब अपने देश से खर्चा लेने की ज़रूरत ना पड़े, वो लोग सारे चीज़ खर्चों को यहीं से कलेक्ट कर लें, और यहीं से कलेक्ट करने के बाद वो लोग मतलब अच्छा से इस पर मतलब रह सकें। ठीक है, तो ये करने के लिए कंपनी ने क्या किया कि अब यहाँ तक ये हो गया था कि अब वो लोग सोचे कि ये अब जब हम लोग व्यापार को बढ़ाएंगे तभी ऐसा हो सकता है। तो क्या किया कि उन लोगों ने कि और भी ज़्यादा टैक्सेस बढ़ाए, और टैक्सेस बढ़ाने के साथ साथ क्या किया कि अब मतलब यहाँ के जो भी सिपाही होते थे, उन कुछ ऐसे सिपाहियों को नियुक्त किया जो कि कम दाम पे उनके यहाँ काम कर सके। और ये कौन कौन से सिपाही होते थे, ये सिपाही होते थे जैसे कि मान लीजिए कि जो जेल में बंद है किसी कारणवश, उनको उठा करके सिर्फ ट्रेनिंग दे करके सिपाही बना दिया गया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे लोगों को जिनके पास मजबूरियां थी उनको सिपाही बना देते थे। ठीक है, और अब मुख्य ये था कि 1865 से पहले जब मतलब कंपनी व्यापार करती थी तो यहाँ से कुछ सामान को ले जाते थे लोग, और वहाँ से अपने देश से सोना चांदी या फिर और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर आते थे यहाँ पे बदलने के लिए, या फिर यहाँ पे दिखाने के लिए लोगों को कि यहाँ पे ऐसे, वहाँ पे हमारे देश का लाइफ स्टाइल ऐसा है। ठीक है, तो अब वहाँ से सोना चांदी भी मंगाना मतलब कि व्यापार का मुख्य स्रोत वहाँ से जो आता था बदलाव के रूप में, वो भी बंद कर दिया गया। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ कि अब सामाजिक जीवन में काफ़ी तकलीफें आने लगी, लोगों को टैक्स बढ़ा दिया गया, तो सामाजिक जीवन में लोगों को काफ़ी तकलीफें आने लगी। और तकलीफ आने का कारण क्या हुआ कि जब टैक्स बढ़ा तो गांव में बहुत सारे गांव में मतलब कि क्या हुआ, अकाल पड़ा। और पहली बार ऐसा हुआ भारत में कि एक अकाल में कम से कम मतलब 10,000 से ज़्यादा लोग मतलब भूखे मर गए। ठीक है, और क्या अकाल का मुख्य कारण क्या था कि
उन ज़्यादा टैक्स लगा देना, ठीक है, और मतलब कम भूमि देना और और भी ज़्यादा काम करवाना या फिर और भी ज़्यादा तकलीफें देना या फिर किसी भी तरीके से कभी कभी लोग खुशी कर लेते थे, ठीक है। तो ये था हम लोग का आज का ट्रेलर कि कैसे कैसे रिवेन्यू कलेक्ट होता था, किस किस कारण से रिवेन्यू कलेक्ट होता था। तो फिर मिलेंगे हम लोग दूसरे टॉपिक्स के लिए, और जो भी समझ में नहीं आया होगा आप लोग पूछ लीजिएगा अंततः। तब तक के लिए बाय, सी यू, फिर मिलते हैं।